दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। क्या है प्रस्तावना का मतलब, प्रस्तावना संविधान में कहाँ से ली गई है, इसे कैसे लाया गया है और प्रस्तावना में निहित शब्दों का अर्थ क्या है, इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का मतलब क्या है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी हमारे भारत का संविधान 1949 में लिखा गया और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वे संविधान समिति के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों, यहाँ ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, लेकिन शुरुआत में इसकी एक प्रस्तावना भी लिखी गई थी जो संविधान की मूल भावना यानी कि इसके उद्देश्य को सामने रखती है। संविधान को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर प्रस्तावना है क्या और इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो आखिर प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि ये संविधान का परिचय और भूमिका है। इसमें संविधान का सार होता है। तो पूरे संविधान में क्या है, उसी का एक छोटा सा रूप है प्रस्तावना। तो इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तावना वो दस्तावेज है, वो डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ने से या देखने से तीन बातें सामने आती है। पहली, ये जो संविधान है उसके जो कानून है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो ये जो उद्देश्य हैं इसी का मतलब होता है प्रस्तावना। तो ये जो प्रस्तावना है आखिर इसे लाया कैसे गया, तो ये तो हम सब अच्छे से जानते ही हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था और इसी संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका भी पेश की थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह का संविधान तैयार किया जाना चाहिए। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वो संविधान निर्माण के अंतिम प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। इसीलिए इस प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है ये आखिर ली कहाँ से गई थी? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर ख़त्म होती है। तो यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल है। ये जो प्रस्तावना है ये जनता को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का संदेश देती है। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रबंध करती है, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत के विकास के अवसरों का प्रावधान। तो यहाँ अब तक हमारे ये तो समझ में आ गया है कि भारतीय संविधान में सिर्फ जनता की भलाई के लिए या फिर जनता के व्यक्तिगत विकास के लिए ही प्रावधान रखे गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया है। तो आखिर ये प्रस्तावना कब बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और फिर इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया। तो ये जो कानून है, जो संविधान है, उसका विस्तार कहाँ तक है, वो कहाँ कहाँ तक फैला है, कहाँ कहाँ लागू होता है, उसका जो ब्यौरा होता है, उसका जो वर्णन होता है वो प्रस्तावना होती है। और जो कानून बनाया जा रहा है, जो संविधान बनाया जा रहा है, वो कब से लागू होगा, लागू होने की डेट कब होगी, इस बात का जहाँ उल्लेख होता है वो प्रस्तावना होती है। तो भारतीय सरकार की ये जो प्रस्तावना है, इसकी जो परिभाषा है, इस प्रस्तावना को देखने से हमें क्या क्या बातें समझ में आती हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कुछ इस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिक को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना को देखने या पढ़ने के बाद जो बात सबसे पहले समझ में आती है वो है भारत के स्रोत। तो प्रस्तावना की परिभाषा को जब हम देखते हैं तो पहली लाइन में हम भारत के लोग शब्दों से न केवल ये स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान का मेन स्रोत जनता है, बल्कि यहाँ ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जनता ही सर्वोच्च है। तो प्रस्तावना को देखने से और क्या क्या समझ में आता है ये हम यहाँ देखते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को अगर हम शुरू करते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्ति में पहली लाइन हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, यानी भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हुए हैं वही संविधान का आधार है। मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय जनता को ही समर्पित है। तो इस पंक्ति की पहली लाइन हम भारत के लोग, ये तो मैंने आपको स्पष्ट कर दी। इसके बाद भी जो लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, तो भारत की सरकार कैसी है, हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है, हमारी सरकार की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को ठीक से देखें तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारी सरकार कैसी है। तो क्या लिखा है प्रस्तावना में? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभुता। तो इस शब्द का जो अर्थ है वो है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी दूसरे देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को सुलझाने में स्वतंत्र है। तो इसके बाद प्रस्तावना में लिखा है लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्रात्मक क्या है। अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा हम सबको पता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन है, जो लोकतंत्र कहलाता है। भारत लोकतंत्रात्मक है, भारत लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो यहाँ डेमोक्रेसी को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता सीधे भाग लेती है शासन में, और अप्रत्यक्ष रूप वो होता है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का जो इस्तेमाल है वो बहुत बड़े रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतांत्रिक बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है, जैसे वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारी सरकार का जो रूप है वो लोकतंत्रात्मक है, ये प्रस्ताव में देखने से पता चलता है। इसके बाद जो शब्द आता है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में किसी भी तरह से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान के निर्माण करने वाले ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की जो धारणाएं हैं वो विद्यमान हैं। मतलब हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी हमारी जो सरकार है उसका कोई एक पंथ नहीं है, वो किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देती। उसके लिए सारे पंथ एक जैसे हैं, यानी समान है। ये होती है पंथ निरपेक्षता। दोस्तों, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को जनरली एक ही माना जाता है, लेकिन शाब्दिक रूप से अगर हम देखें तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ जो धर्म निरपेक्ष शब्द है वो थोड़ा सा अलग है, यानी धर्म से निरपेक्ष कोई सरकार नहीं होती। तो यहाँ हमारा जो देश है उसमें धर्म का मतलब सत्य से, न्याय से और मूल्यों से है। तो यहाँ पर धर्म निरपेक्ष कोई सरकार नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को एक ही माना जाता है, इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष
मतलब भारत सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती, उसके लिए सभी धर्म समान हैं। इसके बाद प्रस्तावना की पंक्ति में जो शब्द आता है वो है समाजवादी। तो यहाँ समाजवादी शब्द का मतलब है कि ऐसी संरचना या ऐसा ढांचा जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समान सामंजस्य हो। मतलब ये कि जो उत्पादन के जो मुख्य साधन है जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति, इन सब पर सार्वजनिक यानी समान रूप से जनता का अधिकार हो। अब इन सब के बाद प्रस्तावना में एक शब्द और लिखा है और वो है गणतंत्र। तो प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के वंशागत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंदर लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य हमेशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। इसीलिए गणतंत्र के अर्थ में दो बातें और शामिल की गई है। पहली ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी ये कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसीलिए सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला हुआ होता है। तो यहाँ भारत की जनता ही वो शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। तो यहाँ संविधान के प्रस्तावना की पंक्ति में जो स्टार्टिंग के 5 शब्द हैं वो हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं, और वहीं प्रस्तावना के जो अंतिम 5 शब्द हैं वो इसके उद्देश्य को बताते हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और राष्ट्र की एकता। यहाँ न्याय का भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो उल्लेख है जिसे 3 विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो यहाँ सामाजिक न्याय से मतलब है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और हर इंसान को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का समान रूप से बंटवारा हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राज्य के अंदर सभी जनता को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, फिर चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। इसके बाद जो शब्द आता है वो है स्वतंत्रता। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब है जनता की आज़ादी से। यहाँ जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका जो इस्तेमाल है वो संविधान में लिखी हुई सीमाओं के अंदर ही किया जा सकता है। ये व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। इसके बाद जो शब्द आता है वो है समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका मतलब ये है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। इसके बाद जो शब्द आता है वो है बंधुत्व। इसका मतलब है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना था। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना में निहित शब्दों का अर्थ।